दोस्तों, सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फिर आज आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ मध्यकाल के इतिहास के प्रश्न लेकर। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है प्राचीन इतिहास के, तो जाके देख ले। एवं आज मध्यकाल के प्रश्न को देखेंगे जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाल वंश के प्रश्न से। बोल रहा है कि पाल वंश का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है? राजवर्धन, तेजवर्धन, हर्षवर्धन, कर्मवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? 641 ईस्वी, 643 ईस्वी, 645 ईस्वी, 647 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 647 ईस्वी से। अगला प्रश्न, 8वीं से 12वीं सदी को कौन सा काल माना जाता है? मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न, मध्यकाल का काल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी, 9वीं से 12वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था? पाल, कर्नाट, सेन या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल भी किया था, कर्नाट भी किया था, सेन भी किया था, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, रामपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल, पाल वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था? 750 से 770, 760 से 770, 755 से 770, 760 से 775। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल पुंडवर्धन बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था? ऑप्शन दे रखा है तारानाथ, लामानाथ, अश्वसेन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारानाथ। तारानाथ किस देश का इतिहासकार था? भारत, मंगोलिया, थाईलैंड, तिब्बत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत देश का इतिहासकार था। निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंडवर्धन था? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न, गोपाल के बाद कौन शासक बना? देवपाल, मिहिरपाल, धर्मपाल, अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल बना था। अगला प्रश्न, धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था? 775 से 795, 793 से 797, 770 से 810 ईस्वी, 717 से 800 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 717 से 810 ईस्वी तक था शासनकाल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न, धर्मपाल ने किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो धर्मपाल ने चक्रायुध कन्नौज का शासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापत स्वामीन की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस पाल शासक ने? तो ये धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामीन की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, उदय सुंदरी के रचनाकार कौन थे? तो उदय सुंदरी के रचनाकार सोडल थे। अगला प्रश्न, सोडल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा था? धर्मपाल को कहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था? तो वत्सराज था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक था? तो ध्रुव था। वत्सराज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो धर्मपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न, धर्मपाल के बाद कौन पाल शासक बना? तो धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। अगला प्रश्न, किस पाल शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? चरमोत्कर्ष पर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल, साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी? तो ये देवपाल ने अपनाई थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रतिहार शासक था? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था।
किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कम्बोज के हुनों को पराजित किया था? देवपाल ने किया था। बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? तो बालपुत्र देव जावा का शासक था। किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए? तो वह देवपाल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था? प्रश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये देवपाल थे। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो देवपाल को माना है। किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो ये देवपाल ने कर लिया था। 11वीं सदी में कौन पाल शासक बना? तो 11वीं सदी में महिपाल शासक बना। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो महिपाल के समय चंद्रचूल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। राजेंद्र चोल ने। अगला प्रश्न, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। रामचरित्र के रचनाकार कौन थे? तो रामचरित्र के रचनाकार संध्याकर नंदी थे। रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? तो रामचरित्र रामपाल शासक से संबंधित है। गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र से किस कर की चर्चा मिलती है? तो तुरुष्क दंड की चर्चा मिलती है। तुरुष्क दंड की। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया था? तो ये पाल शासकों ने विक्रमशिला महावीर स्थापित करवाया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित करवाया था? तो धर्मपाल ने स्थापित करवाया था। धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए? तो 200 गांव नालंदा महाविहार को दान के स्वरूप दिए। किस वंश के शासकों ने उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे? किस वंश के शासकों ने? तो वह पाल वंश के शासकों ने। पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? तो तिब्बत देश से घनिष्ठ संबंध थे। निम्न में कौन विद्वान तिब्बत गया था? तो सांतरछित और अतिश दिवंकर दोनों गए थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया? तो बख्तियार खिलजी ने तिब्बत से बिहार आया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की? तो धर्मपाल ने की थी। डैश प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था? तो कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। निम्न में से किसने पाल वंश को रुहेला कहा था? तो नागसेन ने कहा था। सुलेमान ने कहा था। जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय पश्चिम भारत में डैश वंश का शासन था। तो गुर्जर प्रतिहार का शासन था। जिस समय पूर्वी भारत में डैश वंश का शासन था, उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो पाल वंश का शासन स्थापित हुआ था। हर्षवर्धन के समय डैश भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका है? तो कनौज भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका है। कनौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ था?
पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो कनौज पर अधिकार हेतु पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी ऑप्शन तीनों पर संघर्ष हुआ था, तीनों के बीच संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में पूरा हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष 5 चरणों में पूरा हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? तो धर्मपाल ने भाग लिया था। धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? तो वत्सराज से हुआ था। धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल यानी ऑप्शन डी तीनों ने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से डैश वंश की विजय हुई। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार की वंश की विजय हुई। किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कनौज पर शासन किया था? तो वह पाल वंश ने कनौज पर शासन किया था अधिक दिनों तक। अगला प्रश्न, बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? वह महेंद्रपाल अभिलेख प्राप्त हुआ है। एवं यहाँ से कर्नाटक वंश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाटक वंश का उदय हुआ था। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? तो सिमराव पाषाण लेख नान्यदेव से संबंधित है। मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? तो कर्नाटक वंश से कर्नाटक वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाटक वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कर्नाटक को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाटक वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? तो बंगाल के शासक से हुआ था। नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तो दरभंगा और तिरहुत तक फैला था, दोनों तक। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरिसिंह था। कर्नाटक वंश का पुनः अंत कब हो गया? तो कर्नाटक वंश का पुनः वंश 1378 ईस्वी में हो गया। किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो नरसिंह देव के समय। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति किस शासक दरबारी में थे? तो विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के शासक के दरबारी थे। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो विद्यापति का जन्म दरभंगा में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई? तो ये है सार संग्रह की रचना संस्कृत में नहीं हुई। चंदेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? तो चंदेश्वर की रचना कीर्ति चिंतामणि है, विवाद रत्नाकर है, राजनीति रत्नाकर यानी ऑप्शन डी ABC तीनों है। निम्न में से कौन गणपति ठाकुर की रचना है? तो गणपति ठाकुर की रचना गंडक भक्ति और तरंगिणी यानी B और C दोनों हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? तो विद्यापति का अन्य नाम अभिनव जयदेव है। निम्न में से कौन कीर्ति लता के लेखक है? कीर्ति लता के लेखक हैं तो है विद्यापति। कीर्ति लता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो कीर्ति लता नामक ग्रंथ की भाषा संस्कृत है, मैथिली है, प्राकृत है यानी ऑप्शन डी ABC तीनों है। अगला प्रश्न, विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था? तो अहोट दिया था, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने भूपरिक्रमा की रचना की थी? तो विद्यापति ने की थी। विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की थी? तो लिखनावली की रचना संस्कृत में की थी। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? तो विद्यापति की रचना गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी यानी ऑप्शन डी ABC तीनों है। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? तो विद्यापति की रचना चार संग्रह नहीं है। निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हरिमती से है?
तो है विश्वास देवी, दानवाक्य वाली, गंगा वाक्य वाली, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों से है। तो यहाँ से सेन वंश का प्रश्न शुरू होता है। पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो सेन वंश की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की? तो सामंत सेन ने की थी। सामंत सेन ने किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? तो ये पाल के साथ सामंत था। किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया? तो हेमंत सेन के शासक के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। सेन वंश की शक्तिशाली शासक कौन था? तो विजय सेन था। किस सेन शासक की जानकारी देवपारा ताम्रपत्र लेख से मिलती है? तो विजय सेन से मिलती है। विजय ताम्रपत्र लेख से मिलती है। किस सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया था? विजय सेन ने किया था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? तो जयदेव हैं। जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? तो सेन वंश के शासक से था। लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सेन शासकों की राजधानी लखनऊती और नदिया दोनों थी। किस सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था? तो लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था। यहाँ से बिहार पर तुर्क आक्रमण के प्रश्न शुरुआत होते हैं। भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। भारत पर द्वितीय चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी ने। तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था? तो रामपाल था। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो शाहनामा की रचना से मिलती है। निम्न में से कौन शाहनामा के लेखक हैं? तो फिरदौसी हैं। शाहनामा किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो फारसी भाषा की प्रसिद्ध रचना है। निम्न में से कौन यामिनी वंश से संबंधित है? तो महमूद गजनवी संबंधित है यामिनी वंश से। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो सुबख्तगीन था। सुबख्तगीन। निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था? 993 ईस्वी या 1000 ईस्वी या 1001 ईस्वी या 1002 ईस्वी? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो जयपाल शासक पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1011 से 12 में दोबारा कहाँ आक्रमण किया था? तो थानेश्वर में आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो 1021 से 22 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो सैनिक केंद्र स्थापित करना। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 225 से 226 ईस्वी के दौरान। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन शासक के विरुद्ध था? तो जाट के विरुद्ध था। गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था। निम्न में से किस शासक का मूल नाम
मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, तो मोहम्मद गोरी का नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन नाम शाम था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गोरी के भारत के आक्रमण पर मूल उद्देश्य धन लूटना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, सैन्य केंद्र स्थापित करना, यानी ऑप्शन डी ए बी सी डी तीनों। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने कब उदनपुरी बिहार शरीफ को जीता था? तो 1198 में। किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट ध्वस्त किया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक का सेनापति था? तो मोहम्मद गोरी शासक का सेनापति था। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। किस तुर्क शासक के आगमन का लक्ष्मण सेन एवं इंद्रदुम्नपाल ने विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तुर्क शासक के आगमन का लक्ष्मण सेन एवं इंद्रदुम्नपाल ने विरोध किया था। बख्तियार खिलजी ने कब सेन शासकों की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था? तो 1203 से 4 ईस्वी। सेन शासकों की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाया था? तो लखनऊती राजधानी बनाया था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने की थी। बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या 1206 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो 1206 में स्थापना की थी। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया था? तो 5 वंशों ने शासन किया था। ममलूक या गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? तो खिलजी वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर हुआ था? तो सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर हुआ था। सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ था? तो लोधी वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ था। लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। निम्न में से किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? तो वो हैं यलदौज और कुबाचा, यानी ऑप्शन डी, बी और सी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासन बना? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सल्तनत का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक चला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था।
किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया? तो गयासुद्दीन। बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया था। इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर बिहार और बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया है? तो शहाबुद्दीन ने किया है। इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? तो बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तुगरिल के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो बलबन ने कुचल दिया। बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था? तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। तो तुगलक का। तिरहुत पर तुर्कों का शासन हो चुका था। सूफी संत हजरत शुक्रुद्दीन यहिया मनरी की रचना से किस वंश के सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी रचना हजरत शुक्रुद्दीन यहिया मनरी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 19 का तुगलक। एवं निम्न में से कौन सी रचना हजरत शुक्रुद्दीन यहिया मनरी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलफूजात और मानिकीबुल असफिया, यानी ऑप्शन डी। गयासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था? तो 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? तो जब बाजार व्यवस्था मोहम्मद तुगलक ने लागू की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीतकर क्या नाम रखा था? तो तुगलकपुर रखा था। किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक तुर्क एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण कराया था? वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? तो विद्यापति ने, ऑप्शन ए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया था? तो 1359 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो ऑप्शन सीरत ए फिरोज शाही से मिलती है। किस कर्नाट शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई? तो ये नरसिंह देव ने अपनाई थी। किस कर्नाट वंशीय शासक के समय तुगरिल तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया था? तो राम सिंह देव और नरसिंह देव, यानी ऑप्शन डी, बी और सी। और यहाँ से अफगान शक्ति का उदय के प्रश्न शुरू होते हैं। किस वंश के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में। तैमूर ने कब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। सरकी वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ था? तो जौनपुर में हुआ था। हुसैन शाही वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बिहार पर अधिकार करने के लिए किस वंश के बीच संघर्ष हुआ था? तो लोधी सरके के बीच संघर्ष हुआ था। हुसैन शाह के विद्रोह को किस लोधी शासक ने कुचल दिया था? तो सिकंदर लोधी ने कुचल दिया था। सिकंदर लोधी ने बिहार क्षेत्र से कर वसूलने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो मुबारक खां को नियुक्त किया था कर वसूलने के लिए। सिकंदर लोधी और बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 1504 ईस्वी में हुआ था।
इब्राहिम लोदी के समय बिहार के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी ने विद्रोह किया था। निम्न में से किसका नाम बहार खां था? तो दरिया खां नुहानी का नाम बहार खां था। दरिया खां नुहानी की मृत्यु कब हुई थी? तो दरिया खां नुहानी की मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई थी। दरिया खां नुहानी के बाद कौन बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र राज्य घोषित किया था बिहार का। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी और किसने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को? तो बाबर ने पराजित किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम स्वरूप किस वंश की नींव भारत में पड़ी थी? तो मुगल वंश की नींव भारत में पड़ी थी। मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न, जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तब बाबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो हुमायूं के नेतृत्व में सेना भेजी थी। मुगल वंश के शुरुआती चरण में दक्षिण बिहार में किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासन था। मुगल वंश के शुरुआती चरण में उत्तर बिहार में किसका शासन था? तो नुसरत शाह का शासन था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। दौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दौसा का युद्ध 1532 में हुआ था। दौसा के युद्ध में अफगानों को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं ने पराजित किया था। हुमायूं के पतन के बाद किस शक्ति का पुनरुत्थान हुआ था? तो अफगान का पुनरुत्थान शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में अफगान शक्ति का पुनरुत्थान शुरू हुआ? तो है शेरशाह के नेतृत्व में। यहाँ से सूर्यवंश का प्रश्न शुरू होते हैं। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। इब्राहिम खां किसका पुत्र था? तो ये हसन खां का पुत्र था। हसन खां को कहाँ की जागीर मिली थी? तो सासाराम, वासपुर, टांडा, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों की जागीर मिली थी। किसने हसन खां को जागीरें सौंपी थी? तो जमाल खान ने सौंपी थी। फरीद खां का बचपन का नाम कहाँ व्यतीत हुआ था? तो सासाराम में। सासाराम किस नदी के किनारे स्थित है? तो सासाराम सोन नदी के किनारे स्थित है। 15वीं सदी में डैश इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो जौनपुर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। हसन खां ने किसे अपनी जागीर सौंपी? तो हसन खां ने फरीद खां का अपनी जागीर सौंपी। फरीद खां को कब सासाराम की जागीर मिली थी? तो 1497 ईस्वी में मिली थी। फरीद खां ने कब तक सासाराम की जागीर संभाली थी? तो 1518 ईस्वी तक सासाराम की जागीर संभाली थी। फरीद खां सासाराम से कहाँ गया? तो आगरा गया। हसन खां की मृत्यु कब हुई थी? 1522 में हुई थी। फरीद खां ने दक्षिण बिहार के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? तो बहार खां के शासक के यहाँ शरण ली थी। किसने फरीद खां को शेरखां की उपाधि प्रदान की थी? तो बहार खां ने शेरखां की उपाधि प्रदान की थी। किस मुगल शासक ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान की थी? वो है बाबर। बहार खां की मृत्यु के पश्चात जलाल का कौन संरक्षिका बना या बनी थी? तो है दूधी बीबी। दूधी बीबी की मृत्यु के बाद कौन वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना? वो है शेर खां। निम्न में से किस शासक ने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी? शेर खां ने।
शेरखां ने कब ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह किया था? 1530 में। किसे चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया? शेरखां ने। बाबर की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? तो हुमायूं ने बना। हुमायूं कब दिल्ली का शासक बना? 1530 में। किस मुगल शासक ने चुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए विशाल सेना भेजी थी? तो हुमायूं ने भेजी थी। सूरजगढ़ में युद्ध कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में हुआ था। शेरखां एवं महमूद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सूरजगढ़ युद्ध हुआ था। महमूद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेरखां पर आक्रमण किया? तो पुर्तगाली विदेशी शक्तियों की सहायता से शेरखां पर आक्रमण किया। किस शासक ने तेलियागढ़ी और सिकरी गली युद्ध में महमूद शाह को पराजित किया था? शेरशाह। शेरशाह ने बंगाल सहित डैश पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो रोहतासगढ़ पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। शेरशाह की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने डैश पर आक्रमण किया? तो बंगाल पर भी आक्रमण किया। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी था शेरशाह था। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा? तो चौसा के युद्ध हुमायूं और किसके बीच युद्ध हुआ? शेरशाह के बीच। चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा? तो ये गंगा नदी में कूद पड़ा। चौसा नामक स्थान किसके जिले के अंतर्गत आता है? तो ये बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। कनौज युद्ध कब हुआ था? कनौज युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कनौज युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो शेरखां के बीच युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ जाता है? तो हुमायूं आगरा जाता है। हुमायूं और शेरखां का सामना कहाँ हुआ था? बिलग्राम में हुआ था। शेरखां ने किस साम्राज्य को अपदस्थ कर भारत में एक नए वंश की स्थापना की थी? वो मुगल वंश की स्थापना की थी। चौसा और बिलग्राम के युद्ध ने किसे भारत का सम्राट बना दिया? वो है शेरखां को। किसने सूर्यवंश की वास्तविक स्थापना की थी? शेरखां ने की थी। किसे द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? शेरखां को जाना जाता है। पश्चिमी उत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ के जिले में किसके नेतृत्व में सेना रखी गई थी? तो हैबत खां और ख्वास खां दोनों के नेतृत्व में सेना रखी गई थी। किसने बंगाल में खिज खां के विद्रोह को कुचल दिया था? तो शेरखां ने उसको कुचल दिया था। शेरखां ने बंगाल को कितने सरकारों जिलों में विभक्त किया था? तो 19 जिला में विभक्त किया था। किस शासक ने अमीन ए बंगला की नियुक्ति की? तो शेरखां ने नियुक्ति की। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया? तो मल्लू खान ने। किसके अभियान के बाद मल्लू खां आत्मसमर्पण कर दिया? शेरखां अभियान के बाद मल्लू खान आत्मसमर्पण कर दिया। शेरखां ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो शेरखां ने शुजात खां मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1543 ईस्वी में रायसीन प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन शासक था? तो पूरनमल था। कहाँ के युद्ध में शेरशाह ने कत्लेआम का कार्य किया जो इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है? तो ये रायसीन।
रायसीन के युद्ध में शेरशाह ने कत्लेआम का कार्य किया, जो इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? तो मालदेव का शासन था। शेरशाह ने कहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था? तो चित्तौड़ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था। निम्न में से किस किले पर शेर खां ने अधिकार कर लिया? तो है माउंट आबू, अजमेर और चित्तौड़, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों पर अधिकार कर लिया था। किसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता? तो ये शेर खां ने कहा था। शेर खां का कालिंजर पर अभियान कब हुआ था? कालिंजर पर अभियान कब हुआ था? तो 1545 में हुआ था। शेरशाह का अंतिम अभियान कौन था? तो शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर था। मृत्यु से पहले शेरशाह नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उक्का। किसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? तो ये शेर खां ने कहा था। किस युद्ध के समय शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान में खदेड़ दूंगा? किस युद्ध के समय? तो चंदेरी युद्ध के समय। शेरशाह को डैश का अग्रदूत कहा जाता है? तो शेरशाह को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। निम्न में से कौन लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग है? तो यह दीवाने वजारत। निम्न में से कौन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता है? दीवाने आरिज। निम्न में से कौन विदेश मंत्रालय होता था? तो दीवाने रसालत। दीवाने रसालत का प्रधान क्या कहलाता था? तो दीवाने मुहतसिब कहलाता था। निम्न में से कौन विभाग राजकीय आदेश एवं पत्रकार से संबंधित था? तो दीवाने इंसाफ। निम्न में से कौन न्यायालय विभाग से संबंधित था? दीवाने काजी। दीवान में से कौन खुफिया विभाग था? दीवाने बरीद। निम्न में से कौन शाही महल के विभिन्न कार्यों की देखभाल से संबंधित था? वो खाने सामा। शेरशाह के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभक्त था? तो 47 सरकारों में विभक्त था। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ साथ सैन्य अधिकारी होता था? तो सिकदारा। निम्न में से कौन मुख्य न्याय अधिकारी होता था? तो मुख्य न्याय अधिकारी मुंसिफान। शेरशाह सूरी ने किसकी लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था। निम्न में से किस व्यवस्था पर शेरशाह की लगान व्यवस्था आधारित थी? वह रैयतवाड़ी। शेरशाह ने भूमि को डैश में बांटा था? तो शेरशाह ने भूमि को बीघा में बांटा था। एक बीघा बराबर कितना सिकंदरी गज होता था? तो एक बीघा बराबर 3600 सिकंदरी गज होता था। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए कितने अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? तो 32 गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह लगान के रूप में उपज का कितना भाग वसूल करता था? तो 1/3 भाग वसूल करता था। किस शासन ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह ने की थी। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां था। 10 साला लगान व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। शेरशाह प्रत्येक डैश की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था? तो बुधवार की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था।
किस शासक ने कहा था कि न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह ने बाजारों एवं सरायों में किसकी नियुक्ति की थी? हरकारों की नियुक्ति की थी। शेरशाह की टकसाल का नाम किस लिपि में लिखा गया था? तो फारसी और देवनागरी लिपि में लिखा गया था। शेरशाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध डैश रुपये चलाया था? तो चांदी का रुपये चलाया था। निम्न में से किस शासक के चांदी के रुपये 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहे थे? तो शेरशाह सूरी के समय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शेरशाह के समय चांदी का 1 रुपया डैश तांबे के दाम के बराबर होता था? तो 64 तांबे के दाम के बराबर होता था। शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्का का नाम डैश था? तो असरफी था। एक असरफी में कितने ग्रेन सोना होता था? तो एक असरफी में 167 ग्रेन सोना होता था। डैश होने के नाते शेरशाह ने अपने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित कराए थे? तो सुन्नी होने के नाते। शेरशाह ने कहाँ रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो सासाराम किले का निर्माण करवाया। निम्न में से किस मुगल शासक ने दीपनाह नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं ने। शेरशाह ने किस जिले का निर्माण करवाया था? तो पुराना किले का निर्माण करवाया था। किल ए कुहना मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। किस शासक ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया? तो 1541 ईस्वी में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था? वो है शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। किसने शेरशाह के मकबरा के संबंध में कहा था यह बाबर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये कानूनगो ने कहा था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा था यह ताजमहल से भी सुंदर है? कनिंघम ने कहा था। किस शासक ने कन्नौज शहर को ध्वस्त किया कर उसे नया रूप दिया था? वह है शेरशाह। किस शासक ने सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? वो शेरशाह ने करवाया था। एवं सड़क ए आजम पूर्व में सोनार गांव से पश्चिम में डैश तक था? तो अटक यानी सिंध तक था। एवं यहाँ से मुगलकालीन बिहार के प्रश्न शुरू होते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? तो 1529 में किया था। बाबर ने किस बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो मुर्शिद इराकी बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? तो घाघरा युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। मुगल वंश के शासकों ने कब पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया? 1555 में। किस मुगल शासक ने सूरवंश के साम्राज्यों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की थी? वही हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो 1540 में अपना अधिकार स्थापित किया शेरशाह ने। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने दिल्ली का शासक बना। वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? अकबर मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है। अकबर के शासक बनने के प्रारंभ काल में अफगानों ने कहाँ अपना प्रभुत्व बनाए रखा? तो बिहार में। सुलेमान करानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? 1564 ईस्वी में। दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? 1572 ईस्वी में।
अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा? तो मुनीम खां को बिहार भेजा। किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शाहबाज खान को छोटा नागपुर के राजा बैरी साल के खिलाफ भेजा? तो अकबर को। किसने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? राजा मानसिंह ने पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था। राजा मानसिंह ने कब पलामू के चेरों पर आक्रमण किया था? 1579 ईस्वी में। अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया था? 1574 में। अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? महेश ठाकुर को। मानसिंह ने निम्न में से किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? तो मानसिंह ने गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर स्थानीय सरदार को पराजित किया था, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों। मानसिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण क्या किया था? तो अकबर नगर किया था। निम्न में से कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता था? मीर बख्शी। निम्न में से कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था, सीमा शुल्क वसूलता था तथा नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था? तो मीर बहर। आईन अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों जिला में बटा हुआ था? तो 7 जिला में बटा हुआ था। निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? तो मुगल काल में बिहार का प्रांत भागलपुर नहीं था, जो भागलपुर दे रखा है, भागलपुर नहीं था। निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? तिरहुत, हाजीपुर, चंपारण, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल हैं। किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? वह जहांगीर। राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1621 में। किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश क्षेत्र पर स्थापित हुआ? जहांगीर पर। जहांगीर छोटा नागपुर के डैश खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा? तो हीरा के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो सोना धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन जहांगीर की आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी है। जहांगीर ने किस बिहार क्षेत्र को छीना था? तो है परवेज। शाहजहां ने कब परवेज से बिहार क्षेत्र को छीना था? तो 1623 से 24 ईस्वी तक के बीच में बिहार क्षेत्र को छीना था। औरंगजेब ने किस बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? अजीम को। औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? 1702 ईस्वी में। राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदल कर क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए थे? तो 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 और प्रगणों की संख्या कितनी थी? तो प्रगणों की संख्या 245 थी। निम्न में से कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? तो फौजदार को राजस्व, पुलिस और सैनिक, यानी ऑप्शन डी, ABC तीनों प्राप्त थे। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सरकार, जिला, तहसील, परगना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परगना। राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व डैश के ऊपर होता था? तो आमिल के ऊपर होता था।
निम्न में से किसका कार्य प्रगने का लेखा जोखा तैयार करना तथा स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था? तो कारकुन कार्य प्रगने का लेखा जोखा तैयार करना तथा स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था। निम्न में से कौन स्थानीय राज्य कोष अधिकारी था? कोषदार था। मुगल कालीन बिहार में भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? तो खालसा में, जागीर में, सयूरगल में, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों में बांटा गया था। टोडरमल ने किसके शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था टोडरमल ने बिहार का राजस्व कितना तय किया था? तो 25 लाख। व्यापारियों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो वजूहत, जीहत और शरीजीहत, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों कर लगाया जाता था व्यापारियों पर। निम्न में से कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? तो जमींदारों द्वारा फौआत कर वसूला जाता था। निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? तो वह कर था इखाराजात, अबाब, हबूबात, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। मुर्शिद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? तो 1704 में। किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखसियर ने किसे पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? तो जहादार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। फर्रुखसियर ने कहाँ पर अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया? तो पटना में। कहाँ के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना? तो आगरा के युद्ध में विजय होकर फर्रुखसियर ने मुगल सम्राट बना। कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? 1740 ईस्वी तक। निम्न में से कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? वह सरफराज। बिहार का पहला नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था? तो अलीवर्दी खान को नियुक्त किया गया था। किसने सरफराज खान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? वो है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खान कब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? 1740 में। अलीवर्दी खान कब तक बंगाल में शासन किया? 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खान ने किससे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया था? जैनुद्दीन हैबत को बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया था। मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया था? तो मराठा पेशवा ने 1743 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? तो अफगानों ने 1748 ईस्वी तक हैबत जंग की हत्या की। 1747 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? तो मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की। अलीवर्दी खान ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया? तो फतुआ के युद्ध में मराठों को पराजित किया। अलीवर्दी खान ने कब मराठों को पराजित किया था? तो 1751 ईस्वी में। अलीवर्दी खां के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? तो सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। एवं यहाँ से मध्यकालीन बिहार के सामाजिक स्थिति के प्रश्न शुरू होते हैं। मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। निम्न में से किस वर्ण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था समाज में।
विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा किसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? तो चैतन्य को दीक्षित किया गया था। डैश बिहार में विशेष रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे? तो मध्यकालीन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूजे जाते थे मध्यकालीन बिहार में। बिहार के किस क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी? तो मिथिला में। निम्न में से किस तांत्रिक का संबंध मिथिला क्षेत्र से था? तो निम्न में से किस तांत्रिक का संबंध मिथिला क्षेत्र से था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इसका देवदिव्य मंडन मिश्र और गंगेश उपाध्याय, यानी ऑप्शन डी, ए बी दोनों। चैतन्य देव किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चैतन्य देव वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। निम्न में से कौन चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य था? रघुपति उपाध्याय शिष्य था। रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो तिरहुत में हुआ था। निम्न में से कौन बिहार में शैव धर्म से संबंधित केंद्र है? वो है विकटपुर, बाजितपुर, गया, यानी ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। निम्न में से कहाँ हरिहरनाथ मंदिर है? तो हरिहरनाथ मंदिर ये आपका सोनपुर में है। निम्न में से कौन सा मंदिर विष्णु एवं शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है? वो है हरिहरनाथ। 10वीं सदी में बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था। बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था तो 11वीं सदी में। मध्यकाल में डैश की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो मिथिला की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। मिथिला के समाज को कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो ये हरसिंह देव को दिया जाता था। अगला प्रश्न, ज्योतिष्वर ने वर्ण रत्नाकरण में जातियों की एक सूची प्रदान की। राजपूत की। मालिक मोहम्मद जैसी ने डैश राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी थी। तो 36 राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी थी। किस मुगल शासक में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया? वह अकबर ने कि मुगल शासनकाल में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया। किस शासक की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है? तो हरि सिंह देव, भव सिंह देव एवं शिवदेव सिंह, यानी ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। शासक की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। किसकी रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? वह है विद्यापति। मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से डैश पर आश्रित थे। तो मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित थे। बिहार का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था? वह है मिथिला। मध्यकालीन की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में डैश की तरह कपड़े का उल्लेख मिलता है। तो 30 तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में डैश में बसने वाले संत इमाम ताज फकी प्रमुख थे। तो ये मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फकी प्रमुख थे। बिहार में किस संप्रदाय के सूफी सबसे लोकप्रिय रहे? तो ये कौन से लोकप्रिय रहे हैं? तो ये फिरदौसी लोकप्रिय रहे हैं। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? तो प्रमुख स्थान मखदूम जाकिर याहिया मनेरी का था। संत सुफरीदीन याहिया मनेरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1381 ईस्वी में हुई थी। संत सुफरीदीन याहिया मनेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1263 ईस्वी में हुआ था। संत अहमद चिरम पोस किस सिलसिला के सूफी थे?
तो ये फिरदौसी सिलसिला के सूफी थे। संत अहमद चिरमपोश की बंदरगाह कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार में सतारिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो सतारिया संप्रदाय की शुरुआत अब्दुल्ला सतार ने की थी। अली शेर बिहार में किस संप्रदाय के प्रथम संत थे? तो कादरी संप्रदाय के प्रथम संत थे अली शेर। संत अली शेर को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में दफनाया गया था। डैश सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम थे। डैश सिलसिले के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कादरी सिलसिले के। अगला प्रश्न, ज्योतिश्वर ने वन रत्नाकर में डैश जातियों की एक सूची प्रदान की। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय के विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला क्षेत्र भेंट में दिया था? वो है अकबर ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफ़ी सम्मान था? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफ़ी सम्मान था। अफसाना ए शासन किसकी रचना है? तो अफसाना ए शासन शेख कबीर की रचना है। राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? तो फारसी भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे। अहमद बहानी ने कब सैफ खान मदरसा का भ्रमण किया था? 1807 ईस्वी में भ्रमण किया था। अहमद बहानी किस देश के यात्री थे? तो अहमद बहानी ईरान देश के यात्री थे। निम्न में से कौन बिहार का नायाब नाजिम था? तो राम नारायण मौजू बिहार का नायाब नाजिम थे। प्रसिद्ध पुस्तक दीवान रचनाकार कौन है? तो दीवान रचनाकार शेख अली हैं। दीवान किस भाषा की रचना है? तो दीवान फारसी भाषा की रचना है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक खुलासत उत तवारीख की रचना है? तवारीख की रचना है वो है कल्याण सिंह। निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था? वह मौलवी अहमदुल्ला का संबंध वहाबी आंदोलन से था। निम्न में से किसने इस्लाम उल मुस्लिमीन नामक मदरसे की स्थापना की थी? तो यह मौलवी अहमदुल्ला ने की थी। और यहाँ से मध्यकालीन बिहार के स्थापत्य कला के प्रश्न शुरू होते हैं। निम्न में से कौन इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता है? तो है मीनार, मेहराब, गुंबद, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। मध्यकालीन बिहार किस शासक के अधीन रहा? सरकी, लोधी, सूर्य, ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकी, लोधी, सूर्य, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। मालिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मालिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। मालिक इब्राहिम का मकबरा कब निर्माण हुआ था? तो 1353 ईस्वी में। बिहार में कहाँ सांगी मस्जिद है? तो बिहार शरीफ में सांगी मस्जिद है। किस शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ? तो सरकी शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ। शाह नफी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कब निर्मित हुआ था? तो 1545 ईस्वी में निर्मित हुआ था। निम्न में से कौन रोहतासगढ़ किले के अंदर में स्थित है? तो हथियापोल, गणेश मंदिर, आईना महल, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। रोहतासगढ़ किले के अंदर स्थित है ये तीनों, हथियापोल, गणेश मंदिर और आईना महल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था? तो इवाज खान की मस्जिद और साकी सुल्तान का मकबरा, दोनों का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। मखदूम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मखदूम शाह का मकबरा मनेर में स्थित है। मखदूम शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ था? तो 1671 ईस्वी में निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ था?
तो जहांगीर के शासनकाल में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ था। शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेरशाह मस्जिद पटना में स्थित है। मीर साहिब टोला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। हज़रत मोहम्मद सिबस्तानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में स्थित है। हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने करवाया था। निम्न में से कौन हॉलैंड शैली में निर्मित इमारत है? तो पटना कॉलेज हॉलैंड शैली में निर्मित इमारत है। एवं आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस इमारत पर यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है? राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी ABC तीनों। निम्न में से किस इमारत पर यूरोपीय शैली के प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है? वो है राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।